नमस्कार मित्रों, दर्शकों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे आधुनिक काल की। इससे पहले भी जो वीडियो था वो आधुनिक काल से संबंधित रहा है, लेकिन उसमें कुछ आवाज़ वगैरह की तकनीकी दिक्कतें थी, इसलिए पुनः इस संबंध में हमें एक अलग से वीडियो जारी करना पड़ा। मित्रों, आधुनिक काल कहने से सिर्फ किसी समय का ही बोध नहीं होता है, इससे एक मूल्य का भी बोध होता है। ऐसे तो जो हर ही काल के साथ जो समय अवधि जुड़ी हुई है, उसके साथ उसका अपना एक मूल्य है, मूल्यांकन का तरीका है, समय को देखने का एक ढांचा है। लोगों का सोच, लोगों का जीवन, लोगों का जो व्यवहार है, उसके बारे में भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो आधुनिक काल हमारा सबसे नज़दीकी काल है। और दूसरी बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा काल है जो कि गद्य काल जिसे हम कहते हैं और इस रूप में समझते हैं। हालांकि इस युग की भी एक विडंबना यह है कि गद्य काल होते हुए भी हमारी जो आलोचना पद्धति है, समय को समझने का जो तरीका है, वह आधुनिक काल में भी मूलतः कविता केंद्रित रही है। और कुछ नई कहानी वगैरह जो आंदोलन हुए वो तो गद्य से संबंधित रहे, लेकिन बहुत छोटा भाग है वो। तो 1850 यानी कि भारतेंदु के समय से लेकर अभी का जो समय चल रहा है, उसे हम लोग आधुनिक काल कहते हैं। तो आधुनिक काल का जो शुरुआती दौर है वह भाषा के स्तर पे, विचार के स्तर पे बहुत से परिवर्तनों का काल है। अब जैसे रीतिकाल की एकमात्र जो साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा थी, आधुनिक युग में आकर खड़ी बोली के रूप में स्थापित हुई। तो क्या कारण है कि ब्रज भाषा आधुनिकता का भार वहन नहीं कर सकी और उसके लिए हमें एक अलग खड़ी बोली की आवश्यकता पड़ी? ये भी एक विचारणीय पहलू है। अगर हम देखें तो इसमें बहुत कुछ जो अदालतों की भाषा थी, जो स्कूल कॉलेज की भाषा थी, जो जनजीवन के विकास का दबाव था, जो तकनीकी क्रांति आई, इन सब चीज़ों के द्वारा हम समझ सकते हैं। विषयों का विस्तार हुआ, विषय को व्यक्त करने का तरीका बदला। तो जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो वहाँ दो तीन बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक बात तो हम लोग कहते हैं कि जो अंग्रेज़ों का अवदान है, वह दरअसल अंग्रेज़ों का अवदान नहीं, पूरे विश्व में जो परिवर्तन हो रहे थे उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अब जैसे कि छापे खाने का आविष्कार, या कोई मामूली बात नहीं है कि आप एक तकनीकी जो आई प्रेस के माध्यम से, और लोगों के सोचने समझने के ढंग में कितना बड़ा परिवर्तन की। पहले लोग तो हाथ से लिखते थे और कुछ प्रतियों में किताबें छपती थी, चाहे वो तुलसीदास का समय हो, चाहे फिर रीतिकाल तब तो प्रेस आ चुका था, लेकिन तब पर भी प्रकाशन की सुविधा हर एक को मौजूद नहीं थी। लेकिन जब आधुनिक काल में ये जो तकनीकी आई प्रेस का, इसके द्वारा जो विचारों का जो विस्फोट हुआ, एक हर आम आदमी तक लेखक को पहुंचना सुलभ हुआ, वह अपने आप में एक क्रांति ही है। परिवर्तन के साथ हम अगर इसको देखें, विकास अवधारणाओं को साथ देखें, तो यह बहुत बड़ी बात है। तो आधुनिक काल का जो शुरुआती दौर है वह तो हिंदी में जो नाटकों के नाम से है, लेखों के माध्यम से है, निबंधों के नाम से है। तो इन सब का कारण यही था कि विचारों का जो
प्रसार हुआ, लोगों की एक चेतना जगी, अपने स्थिति के बारे में परिवर्तन की इच्छा हुई। लोगों को लगा कि नहीं, ये जो गुलामी जो है यह कितना खतरनाक है, और यह गुलामी कुछ राजाओं महाराजाओं को महसूस होने वाली चीज़ नहीं रही। इसका प्रसार आम जनता तक पहुंचा। अब वैसी बात नहीं रही कि कोई नृप हो हमें क्या हानि, नृप होना और उसका प्रभाव जो आम जनता पे पड़ता है, इसको लेकर लेखकों में जो जागरूकता थी उसका प्रसार आम जनता तक पहुंचा। भारतेंदु जब लिखते हैं कि सब धन विदेश चली जात और निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, और यह बात सिर्फ प्रबुद्ध लोगों के बीच ही नहीं, उनके नाटकों के माध्यम से, उनके लेखों के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से आम जनता तक पहुंची। और आम जनता की जो जागरूकता है जो है वह एक परिवर्तनगामी चेतना के साथ एक आगे की पीढ़ियों में प्रसार का रास्ता भी यहाँ से खुलता है। तो इस युग में जो आधुनिक काल का शुरुआती समय देखते हैं हम लोग, तो क्षेत्रीयता का बंधन भी टूटता है। राजा राम मोहन राय बंगाल के थे, लेकिन वह पूरे देश के हुए बहुत से कुप्रथाएं जो हिंदू समाज में थी उनको दूर करने में, सती प्रथा से लेकर बाल विवाह, और लोग जब धर्म पे इसका आक्रमण समझे तो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कानून के माध्यम से, तो आधुनिक काल में धार्मिक जकड़न से मुक्ति और कानून के माध्यम से लोगों की चेतना में बदलाव, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसका सहारा राजा राम मोहन राय ने लिया कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कानून के आधार पे भी सख्ती जरूरी है। अब बंगाल से होते हुए जो आधुनिकता की चेतना का प्रसार हुआ वो फिर इधर महाराष्ट्र से, तो आप कह सकते हैं कि भक्ति काल में भी तो भक्ति काल एक पृष्ठभूमि के रूप में हम इसे देख सकते हैं, लेकिन जो आधुनिकता की जो अवधारणा जो है, जो विचारों का प्रसार बाहर से भी और अंदर से भी आम जनता तक जो पहुंचा, वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले पुस्तकों का प्रकाशन कुछ प्रतियों तक होता था, अब वो हज़ारों में छपने लगे, लाखों में छपने लगे, और जो किताबें लोगों से दूर थी वो लोगों के पास आई, लाइब्रेरियाँ बनी। तो इस प्रकार जो विचारों का प्रसार हुआ, जो चेतना का विकास हुआ, वह आधुनिकता के मूल में है। अगर हम देखें तो इसके पीछे एक प्रेरक के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रियता को हम ले सकते हैं। और आधुनिकता जो है इसका अलग अलग तरीके से विकास हुआ, प्रसार हुआ है। ईसाई मिशनरियों ने जो धर्म के प्रचार के लिए भी इसे प्रयोग किया बाइबल के माध्यम से, तो धर्म के सहारा लेकर के भी आधुनिकता आगे बढ़ी। धार्मिक सुधार और चिंतन का जो लगातार क्रम चला, ये भी इसका एक पहलू है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईसाई मिशनरियों के माध्यम से एक नए धर्म से परिचय हुआ और उसके प्रसार के तरीके बिल्कुल अलग थे, लोगों को समझाने बुझाने। एक तरह से देखा जाए तो यह एक
लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, तो अपने विचारों से लोगों को अवगत कराना, उसे प्रेरित करना और बदलाव के लिए किताबों की मदद लेना। अब इसका तो एक धार्मिक पहलू है, दूसरा पहलू है राजनीतिक पहलू। राजनीतिक पहलू लोगों को अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता लाने वाली थी। वैश्विक स्तर पे जो चिंतन हो रहे थे, चाहे वो मार्क्सवादी चिंतन हो या फिर बहुत से अलग अलग देशों में व्यक्ति से लेकर बहुत से जो लेखक आए, टॉल्स्टॉय, और उनकी किताबें आम जनता तक पहुंची, और आम जनता तक जो वैश्विक जो चिंतन था वो भारतीय संदर्भ में सीधे सीधे उसका प्रसार नहीं हुआ। यह बुद्धिजीवियों के माध्यम से और अनुवाद के माध्यम से आम जनता तक पहुँचे। लोगों को लगा कि नहीं, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए लोगों को, और एकजुट होना चाहिए। तो इसलिए एक आधुनिकता का वैश्विक संदर्भ भी है कि हम लोग विश्व के स्तर पे जो सोच है, जो बदलाव है, उसके लिए प्रेरित हुए। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी बहुत से परिवर्तन और राजनीतिक नेतृत्वों को, पुराने जो परंपरागत नेतृत्व थे उनको उखाड़ फेंकने वाला भी रहा है, और नए नए लोकतांत्रिक प्रक्रिया या अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने वाली प्रक्रिया के रूप में भी सामने आई है। तो चिंतन का विकास और उसका एक राजनीतिक पहलू का विकास भी है। सामाजिक स्तर पे भी बहुत से परिवर्तन इसके साथ जुड़े हुए हैं। समानता, भाईचारा, बंधुत्व, बहुत सी बातें जो फ्रांस की क्रांति से होते हुए आई। भारतीय संदर्भ में तो ये सब बातें हो रही थी पहले भी, लेकिन अब जो है एक अधिकार के रूप में, एक पहचान के रूप में यह मांग प्रबल हुई कि नहीं, मानव समान है, और कोई जात के आधार पे, क्षेत्रीयता के आधार पे, रंग के आधार पे भेदभाव अब चलने वाला नहीं है। इसके लिए शासक भी सजग था। अब गांधी जी को जिस रंग भेद का शिकार होना पड़ा अफ्रीका में, उसका प्रभाव भी पूरे हिंदुस्तान पे पड़ा, वैश्विक स्तर पे भी पड़ा। तो इस तरीके से जो आधुनिकता जो है एक बहुत बड़े परिवर्तन को अपने आप में समेटी हुई है, और यह परिवर्तन विविध आयामी है। अगर हम धार्मिक आंदोलन की बात करें तो वहाँ पे जो परिवर्तन हुए हैं उसकी तुलना में जो आधुनिक काल का जो परिवर्तन है वह कहीं ज़्यादा व्यापक है। अब जैसे भक्ति काल में ही बात करें तो जो परिवर्तन है वह भक्ति की चेतना को लेकर है। कहीं ना कहीं ईश्वर या साकार रूप हो या निराकार रूप में है, वहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मानव जो है स्वयं केंद्र में है। वह परिवर्तन के लिए किसी ईश्वर का सहारा नहीं लेता है। तो आधुनिकता का जो बोध है वह किसी धर्म, किसी ईश्वर के विषय के साथ केंद्रित नहीं है। यहाँ पे आधुनिक युग में ये जो परिवर्तन है अलग अलग ज़रूरतों से प्रेरित है, अलग अलग सामाजिक संदर्भों और आवश्यकताओं को, जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, उसको समझने वाला रहा है। कमियों के साथ साथ खूबियों पर भी ध्यान, अपने जो अस्तित्व की जो पहचान जो है
हालांकि अस्तित्ववादी चिंतन आधुनिक काल में बाद में आया, लेकिन शुरुआती दौर में ही लोगों को अपनी चेतना के द्वारा, अपने विचारों की गहराई के द्वारा एक जो अपनी पहचान, अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन की सार्थकता की जो बातें होने लगी, यह कोई ईश्वर केंद्रित नहीं है, यह समाज केंद्रित है, यह व्यक्ति स्वयं इसके केंद्र में है कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं और हम किस प्रकार का जीवन चाहते हैं। और यही कारण है कि उपनिवेशवाद से संघर्ष इस पहचान के क्रम में तीव्र से तीव्रतर होते गए और एक समय ऐसा आया कि विदेशी शासकों को यहाँ टिक के रहना मुश्किल है। और उसके बाद जो आधुनिकता स्वशासन के माध्यम से आया, उसकी अपनी सकारात्मकता भी है, नकारात्मकता भी है, मोहभंग भी है और आगे का जो विकास भी चल ही रहा है। तो हम लोग जब बात करते हैं आधुनिक काल की, तो अलग अलग हिस्से हैं इसके। ऐसा नहीं है कि पूरा आधुनिक काल एक है, एक समान है और उस पर एक दृष्टि डाल दिए हो गया। आधुनिक काल हिंदी साहित्य के लिए ही नहीं, पूरे भारतीय संदर्भ के लिए हमेशा ध्यान में रखें कि ये बहुत बड़ा कालखंड है। बहुत बड़ा कालखंड सिर्फ समय के लिए नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों को लेकर सोच विचार का जो तरीका है, जो विषय वस्तु है, विषयों को व्यक्त करने का तरीका है, साहित्य विषय और रूप, वो अलग अलग रहा है। विधा के स्तर पर देखें तो हिंदी का जो आधुनिक काल है, सिर्फ कविताओं का काल नहीं रहा। कविता उसका तो एक भाग है और कविताओं में भी जो प्रबंध है, मुक्तक है, इन सब प्रवृत्तियों में भी बदलाव है। और दूसरी बात, जो गद्य काल जो है वो अलग अलग रूपों में सामने आया। कथा साहित्य के रूप में हिंदी उपन्यास, कविता, कहानी के रूप में आया। तो उसके बाद फिर जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, रिपोर्ट, बहुत से सरकारी पत्र लेखन, एक तकनीकी ज़रूरत भी यहाँ पे है। तो ये जो बहुत सारे जो परिवर्तन थे विभिन्न स्तरों पे, भाषा की ज़रूरत, आवश्यकता के बढ़ने के परिणाम स्वरूप भी थे और विचारों के स्तर पे जो परिवर्तन थे, जो आम जनता तक जो पहुँचाने की बात थी, उस स्तर को लेकर भी थे। और आधुनिक काल का जो भाषाई विकास है, जो परिवर्तन है, वो भी अपने पूरे संघर्षों के साथ उपलब्ध है। एक तो विचारों और भावों के स्तर पे बदलाव हो रहे थे, दूसरा भाषा के स्तर पे भी एक संघर्ष। हिंदी उर्दू का जो विवाद है, जो हिंदी और ब्रज भाषा का विवाद है, काव्य भाषा और गद्य भाषा को लेकर जो समस्याएं हैं, इन सब बातों का जो परिप्रेक्ष्य उभरा, वह आधुनिकता की देन है। हमारी ज़रूरतें बढ़ी, अदालतों की भाषा, शासन प्रशासन चलाने की भाषा, आम जनता को शासन के नज़दीक से जोड़ने की भाषा, शिक्षा की भाषा, बहुत से विषयों को समझने और समझाने के लिए जिस माध्यम की ज़रूरत है, उसका विकास और प्रसार के मुद्दे और बातें हैं जिनकी चर्चा आधुनिक काल में की जाती है। तो आधुनिक काल
इसको कई कालखंडों में हम लोग बांटते हैं हिंदी साहित्य के परंपरागत अवधारणा के आधार पे। हालांकि कुछ नए तरीके भी आप इसके संदर्भ में सोच सकते हैं, लेकिन जो हमारे आलोचक हैं उन्होंने आधुनिक काल को प्रथम चरण को भारतेंदु युग के नाम से संबोधित किया है। दूसरे चरण को हम लोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ जोड़ते हुए और सरस्वती पत्रिका को केंद्र में रखते हुए द्विवेदी युग के रूप में जानते हैं। और द्विवेदी युग के बाद 1918 से 1936 तक का जो कालखंड है वह छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद नाम से ही पता चल रहा है कविता केंद्रित है। और 1936 के बाद मार्क्सवादी चिंतन का जो केंद्रीय स्वर रहा उसे हम लोग प्रगतिवाद नाम देते हैं। उसके बाद आया प्रयोगवाद, नई कविता, समांतर कविता और अलग अलग नामों के साथ जो कविताएं आई, भूतकाल पीढ़ी की कविता और कविता, बहुत से जो साहित्यिक आंदोलन हुए, इन सबों को आधुनिक काल व्यापक रूप में अपने आप में समेटे हुए हैं। तो जिस पीढ़ी का विकास से आधुनिक काल में हुआ वह पीढ़ी पूर्ववर्ती परंपरा के अच्छे तत्वों को स्वीकार करने वाली भी थी और परंपरा को नकारने वाली भी। उसके पास अपनी कसौटी रही और यह कसौटी आधुनिक जीवन मूल्यों और ज़रूरतों से बनी है। ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल की जो कसौटियाँ हैं वह पूरे समाज में एक समान रही है या एक समय में भी एक समान नहीं है। यहाँ जो केंद्रीय तत्व है वह सामाजिकता के साथ साथ व्यक्तिगत चेतना का भी विकास और प्रसार से संबंधित है। व्यक्तिगत चेतना सामाजिक विद्रोह की चेतना और उसके बाद एक सामाजिकता की बात, बहुत सी चीज़ें हैं, अस्त्रें हैं जिनके आधार पे हम लोग आधुनिकता को समझने की कोशिश करेंगे। और इनमें विचारकों का तो अपना योगदान है ही, साथ ही विचारकों से अलग अपनी समाज, समय और परिवर्तन की ज़रूरतों को समझते हुए अलग अलग सक्रिय लोग विचारों से मुठभेड़ भी करते हैं। एक युग में ही बहुत से अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं और साथ ही एक समय को किसी एक विचार के द्वारा बांधना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक ही कवि अलग अलग कालों में भी सक्रिय रहे हैं। उनकी कुछ प्रवृत्तियाँ पहले से जो चली आ रही थी वह बाद के समय में भी कायम रही, वर्तमान रही, और उसके साथ ही कुछ नई प्रवृत्तियों को उन्होंने अपनाया। अपनी बातों को समझने और समझाने का जो तरीका था, उनके पास अपने तर्क थे। तो आधुनिकता का एक पक्ष यह भी है कि
अपने बातों को समाज में रखने का, लोगों को समझाने का, उसको जस्टिफाई करने का, उसको उचित संदर्भ और सार्थकता देने के लिए, अपनी पहचान को कायम रखने के लिए तर्कों का एक क्रम हर एक लेखक के पास है। और यह अलग अलग लेखकों के साथ उनका संबंध भी है और उनसे अलगाव भी है। विचारधारा के स्तर पे अपनी पहचान को कायम करने के लिए, जिसे हम लोग साहित्यिक मुठभेड़ के रूप में हम समझ सकते हैं, तो साहित्य विमर्श का जो तरीका है हर एक के पास अपना है। और यह चेतना एक व्यक्तित्व बनने की जो प्रक्रिया है समाज में, यह भी एक आधुनिक बोध और मूल्य से ही प्रभावित है। अगर हम देखें तो आधुनिक काल में सामाजिकता खत्म नहीं हुई, लेकिन इस सामाजिकता के बीच जो व्यक्तिगत चेतना है, जो संघर्ष है, वह काफ़ी बढ़ी हुई है। आप ऐसा नहीं है कि एक विचारधारा के आधार पे सभी का मूल्यांकन कर ले, सभी लेखकों को एक साथ समझ ले। इसलिए जो जटिलताएं हैं आधुनिक युग को समझने की, वह जटिलताएं ही आधुनिक काल को एक विस्तृत आयाम तक पहुंचा देती है। और इसीलिए अगर हम इतिहास के किताबों में देखें तो आधुनिक काल एक बहुत पृष्ठों में समाहित समय है। आधुनिक काल को समझना, समझाना और उसके लिए बातें करना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि हर एक के पास अपनी सोच है, अपने तर्क हैं, और आपके पास जो तर्क हैं, जो समझने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, सिर्फ उसके आधार पे सभी को सहमत कर लेना मुश्किल काम है। इसलिए मूल्यों के आधार पे, तर्कों के आधार पे हमें एक दूसरे को समझना पड़ता है, उनकी बातों को भी, अपनी बातों को भी समझाने के क्रम में। तो यहाँ लेखक और आलोचक दोनों की भूमिकाएं जो है वह काफ़ी नज़दीक आ जाती है। लेखक के पास भी अपने तर्क हैं। हाँ, और एक पाठकीय अवधारणा को भी आप लेखक आलोचक से अलग नहीं कर सकते हैं। पाठक भी कहीं ना कहीं एक लेखक है और आलोचक भी। तो इस प्रकार आधुनिक युग की जो जटिलताएं हैं उसको भी समझना होगा। इस संदर्भ में हम लोग आगे बात करते रहेंगे और अलग अलग समयों को, अलग अलग कालखंडों को लेकर हम लोग विचार करते रहेंगे। और आधुनिक काल के बारे में जो आज बातचीत हुई वह एक सामान्य अवधारणा और एक समझ के विकास के लिए ज़रूरी है, और इस पे विशेष बातें हम लोग आगे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।